हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद यशु में। मैं आपका यशु भैया लेके आ चुका हूं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 बायोलॉजी का। कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी सेल के बारे में, सेल थियरी, डिस्कवरी ऑफ सेल, ये सारी चीजें कल हमने पढ़ रखी थी, ठीक है। और आज हम उसे थोड़ा सा रिपीट करेंगे स्टार्टिंग में और कुछ नए टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपका सेल थियरी हो गया, ठीक है। सेल थियरी कल हमने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ सेल भी कंप्लीट कर लिया था। इवन हमने मॉडर्न सेल थियरी भी खत्म कर ली थी और एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी भी खत्म कर लिया था, ठीक। तो आज में बस यहीं से स्टार्ट करना है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी जो थी वो मैंने थोड़ा ही पॉइंट बताया था, तो आज उसे भी मैं पूरी तरीके से कवर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है सबसे पहले यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल के बारे में। एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं एक के बाद एक, ठीक है। तो हैव अ पेशेंस, पढ़ने की कुर्सी की जो सीट है उसे बांध लीजिए, थोड़ा टाइट कर लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। क्योंकि भैया आए हैं इतना रात को तो पढ़ाएंगे तो जरूरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो भैया आपने कुर्सी का जो बेल्ट है वो थोड़ा कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ धुआंधार, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मेनली टॉपिक क्या रहने वाला है, हम उस पर फोकस करते हैं कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपका जो आज का मेन टॉपिक है वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देन नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। देन आफ्टर दैट आज हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को भी कोशिश करेंगे खत्म करने की, जिससे हमारा लगभग 1/4 ऑफ द चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आज के टॉपिक देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो आज का टॉपिक देख लेते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का गोल क्या होने वाला है हमारा। सो आज का जो गोल है टुडेज टॉपिक्स TOPIC होता है भैया, गलती कर दिया। टुडेज टॉपिक्स आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कल का थोड़ा सा बच गया था उसे अभी हम आज कवर कर लेंगे। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, सेल थियरी का जो एक्सेप्शन था वो क्या था भैया, आपको याद होगा, है ना। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। देन आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी पढ़ने वाले हैं हम। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं हम। देन और क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आज का हमारा ये मेन गोल होने वाला है ना। ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। कल हमने इसको पढ़ लिया था लगभग, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाएंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देन आपको पढ़ाएंगे हम शेप एंड साइज ऑफ द सेल। एंड नेक्स्ट लास्ट होगा आज का प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे पढ़ने के लिए। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपको पढ़ाने के लिए, जिससे आपको वो सारी चीजें समझ में आ सके, जो भी आपके पेपर में आने वाला है आप उस क्वेश्चन को तोड़ सके, फोड़ सके, है ना। हाँ, कल मैंने एक प्रॉमिस किया था आपको कुछ क्वेश्चंस देने के लिए, है ना। तो मैं उस क्वेश्चंस का फोटो जो होगा वो इस वीडियो के आपको इस वीडियो के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने अभी आएगा, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। मैं 4 से 5 पिक्चर्स एक साथ अटैच कर दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप अटैच करिएगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं उसे बोर्ड पर लिख दूं, ठीक है।
तो पीवाईक्यूज जो होंगे या फिर जो भी आपके 9th के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में या फिर यूनिट एग्जाम्स में 100% है कि वो क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, 100% ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप कमेंट में उस क्वेश्चन को टैग कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा आंसर करूंगा और कल यानी कि जो अगले क्लास होने वाली है उसमें मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको लिख करके प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है इतना? चलिए ठीक है, तो आज का सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका एक्सेप्शन ऑफ द सेल थियरी। ठीक है, जो कि कल हमने पढ़ ही लिया था, बस थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताना है। आज थोड़ा सा मैं पिछले टॉपिक का थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि कल जो हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, तो शायद आप लोगों को याद होगा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बताया था मैंने, हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल। तो जब भी हमसे कोई पूछता है कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, देन वी विल कॉल व्हाट, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था कॉर्क के अंदर, लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े के अंदर। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने उसका नाम जो रखा था वो क्या रखा था, सेलुला। क्या नाम रखा था? सेलुला, जो कि एक हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर था, जिसका सेलुला का जो मतलब था उसका नाम था एक स्मॉल रूम की तरीके से। ठीक, तो वो स्मॉल रूम जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम उन्होंने दिया था सेलुला, जो कि एक हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर था। देन नेक्स्ट, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीeuwenhoek इन 1674। किसमें किया था सर? पॉन्ड वाटर में किया था। हाँ वेरी गुड, किसमें किया था? पॉन्ड वाटर के अंदर किया था। लेकिन भैया आपने तो कुछ और ही बताया था, पॉन्ड वाटर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म बताया था, क्या बताया था? हाँ भैया याद आया, आपने तो स्पाइरोगारा नाम लिया था, है ना? तो हाँ, स्पाइरोगारा के अंदर ही सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म खोजा गया था। ठीक, देन नेक्स्ट भैया एक साइंटिस्ट आए थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने न्यूक्लियस वगैरह कुछ दिया था। ये न्यूक्लियस क्या होता है भैया? इट कंट्रोल द होल सेल एक्टिविटी। हाँ भैया याद आया, ये तो सेल का ब्रेन होता है ना, न्यूक्लियस को तो ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अरे वाह, पढ़ के आया लड़का, है ना? पढ़ के आया, चलो ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी भैया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी वो रॉबर्ट चाचा के जैसे ही थे ना, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, रॉबर्ट हुक ने तो सेल डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। बहुत सही, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, तो पुरकिंजे ने क्या किया था भैया? भैया पुरकिंजे ने क्या किया था? हाँ भैया याद आया, जब 1839 की बात चल रही थी उससे एक साल पहले ही हमारा सेल थियरी आ चुका था, और उसके एक साल बाद जब थियोडोर स्वॉन ना सेकेंड स्टेटमेंट देने वाले थे, उसी टाइम पे ही जेई पुरकिंजे ने सबसे पहला टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ये प्रोटोप्लाज्म क्या भैया? प्रोटोप्लाज्म मेनली आपका क्या होता है? लिविंग मटेरियल होता है। लेकिन ये बात पुरकिंजे ने नहीं बताई थी, है ना? ये बात पुरकिंजे ने नहीं बताई थी। ये बात किसने बताई थी? जल्दी बताओ, ये बात किसने बताई थी? भाई पुरकिंजे ने तो सिर्फ नाम दिया था, है ना? पुरकिंजे ने तो सिर्फ नाम दिया था। ये बात किसने कही थी कि जो प्रोटोप्लाज्म है सिर्फ वही लिविंग मटेरियल है? भैया याद नहीं आ रहा, बट आपने कुछ तो बताया था भैया, कुछ तो बताया था आपने। हाँ भैया याद आया, 1865 में हक्सले ने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग मटेरियल होता है। होशियार हो गया है ना, पढ़ने लगा है, वेरी गुड। चलो, तो फिर अब मुझे ये बताओ, इतनी सारी सेल की बातें चल रही थी, तो फिर सेल थ्योरी की नीड कहां से आ गई भैया? अब जैसे जैसे उसके बारे में बात चलती जाएगी तो उसके बारे में और क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, तो हम उसके बारे में और जानने की इच्छा रखेंगे। तो दो साइंटिस्ट और आते हैं इसके बाद, मैथियस स्लीडन और थियोडोर स्वॉन। तो मैथियस स्लीडन ने क्या बताया था? मैथियस स्लीडन ने बताया था क्या कि जितने भी प्लांट बॉडीज हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। मैथियस स्लीडन कौन थे? मैथियस स्लीडन जर्मन के एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, जो कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे। और 1838 में उन्होंने पहला स्टेटमेंट यही दिया था कि जितने भी प्लांट बॉडीज हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। बिल्कुल सही बताया भैया आपने। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप लोग बताइए, नेक्स्ट क्या बोला था? थियोडोर स्वॉन ने 1839 में। वो क्या थे? वो आपके ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। मैंने बताया था आपको स्वॉन का मतलब क्या होता है संस्कृत में? कुत्ता, यानी कि डॉग। ठीक, तो डॉग क्या है? एक जूलॉजी से रिलेटेड है, एक एनिमल से रिलेटेड है। ठीक, तो थियोडोर स्वॉन क्या थे? वो जूलॉजिस्ट थे। तो स्वॉन
डॉग, एनिमल, एनिमल जूलॉजी, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर? तो डॉग किस में आता है? एनिमल्स में आता है। एनिमल की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए। तो इन्होंने क्या कहा था भैया, ये तो थे आपके जूलॉजिस्ट, बट इन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दिया था ना, वो उन्होंने दिया था प्लांट के बारे में। हाँ, वेरी गुड। क्या दिया था प्लांट के बारे में स्टेटमेंट? भैया प्लांट के बारे में स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि जो सेल वॉल होती है ना, जो सेल वॉल, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, है ना, जो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सेल वॉल होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी। हाँ, ठीक है। क्या बोला था? जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो यूनिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का, यानी कि वो एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाएगी। तो भैया क्या किसी भी एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाएगी? नहीं, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंपोजिशन होता है बेसिकली सेल वॉल का, वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होते हैं वो आपके सेलुलोज से मिलकर के बनते हैं, ठीक। लेकिन जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो आपकी कहीं कहीं काइटिन से मिलकर के बनती है, ठीक। तो अलग अलग कॉम्पोजिशंस होते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के, जिसके बेसिस पे आप ऐसा बता सकते हो। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था वो था सेल वॉल इज द यूनिक फीचर टू द प्लांट सेल, मतलब जो सेल वॉल है वो किसमें पाई जाएगी? आपकी प्लांट सेल के अंदर पाई जाएगी, ठीक। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया भैया? दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था? दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है आपकी एनिमल सेल की, वो क्या है? वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना? ठीक। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या हो जाएगी? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, तो भैया रुडोल्फ वर्चाव फिर क्यों आए थे? हाँ, ये बात भी सोचने वाली है, रुडोल्फ वर्चाव क्यों आए थे? सबने सब कुछ बताया, सेल के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, इवन हमने सेल थियरी भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, बट किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया, है ना, तुम्हारी तरह तुमने सब पढ़ लिया बट तुम कुछ भी नहीं बताते हो, ठीक। तो किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि नए सेल्स बनते कैसे हैं, है ना। और इसी चीज को कंप्लीट किया किसने? इसी चीज को कंप्लीट किया आपके रुडोल्फ वर्चाव ने 1855 के अंदर, जिन्होंने फाइनल शेप टू द सेल थियरी दी और एक स्टेटमेंट कहा, जिसका जो स्टेटमेंट था वो क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला था, ठीक। जिसका क्या मतलब था भैया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब था कि जितने भी नए सेल्स हैं वो आपके पुराने सेल से मिलकर के बने हुए हैं। जितने भी आपके नए सेल्स हैं वो आपके पुराने सेल से मिलकर के बने हुए हैं। हाँ, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट भी आपने दो स्टेटमेंट बताया था ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, एक थिंकिंग सोची कि ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने मैथियस लेडन का एक स्टेटमेंट कॉपी किया कि जितने भी प्लांट बॉडीज हैं, और खुद से एक चीज ऐड किया, एनिमल बॉडी, जितने भी प्लांट बॉडीज हैं एंड एनिमल बॉडीज हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था द ओरिजिन ऑफ द सेल मे बी सिमिलर, जो और सेल की ओरिजिन है हो सकता है वो सिमिलर हो, और उनका फंक्शन जो, सॉरी, द ओरिजिन ऑफ द सेल इज सिमिलर एंड देयर फंक्शन आल्सो सिमिलर, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो उनकी जो सेल की ओरिजिन है वो तो सिमिलर है ही, उनका फंक्शन भी क्या हो सकता है? सिमिलर। उनका फंक्शन भी सिमिलर होता है, बट ऐसा नहीं होता है। उनका ओरिजिन तो 100% है कि सेम ही होगा, नो डाउट। ओरिजिन तो 100% है कि सारे सेल्स की ओरिजिन सेम ही होगी, बट यहां पे बात आती है फंक्शन की। तो क्या सारे सेल एक ही फंक्शन करेंगे? नहीं, अलग अलग सेल्स अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद आता है वायरस का। वायरस क्या था? ये एक एक्सेप्शन था भैया। एक्सेप्शन क्यों का था? क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि इफ समथिंग इज लेस देन अ सिंगल सेल, अगर कोई भी चीज एक सिंगल सेल से भी कम की है तो उसे हम लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, तो क्या भैया सेल एक भी सेल, क्या वायरस एक भी सेल का नहीं है? जब तक वो एयर मीडियम में प्रेजेंट रहता है तब तक वो एज अ नॉन लिविंग बिहेव करता है, और इसी वजह से वायरस को ना तो हम लिविंग कंसीडर कर सकते हैं और ना ही हम उसे नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि तुम हो नालायक हो, ना तुम पढ़ने में आते हो और ना तुम एकदम बर्बाद ही हो, है ना, तुम बीच वाले हो, तुम बीच वाले हो, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर लो, है ना। थोड़ा जब तक पढ़ो तब तक सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस रखो। मैं ये नहीं कह रहा भाई, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता हूं मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दिन के दिन लेकर के पढ़ते रहो, ठीक है। मैंने एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, मैं भी उनको भैया ही बुलाता हूँ एक्चुअली में, है ना। तो उनका मैंने एक सेशन देखा था, उन्होंने बताया कि उनके जो टॉपर्स वाले बच्चे हैं ना, वो उनसे जब पूछा गया कि आप कितने देर पढ़ते हो, तो उन्होंने टाइम नहीं बताया। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है, ठीक है, कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो आप कहते हो मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो भैया ने बताया कि उनके जो टॉपर्स वाले बच्चे थे ना, उन्होंने ऐसा कहा कि वो कभी टाइम ही नहीं देखते हैं,
कि उन्होंने कितना देर पढ़ा। तो इस चीज का याद रखना भाई, ये चीज बहुत इंपैक्ट देता है कि आप स्टडी को कितना सीरियसली लेते हो, कितने अच्छे से आप उस पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, आप एक साथ लॉन्ग ड्यूरेशन मत लो, मेरी बात समझो, आप एक साथ लॉन्ग ड्यूरेशन मत लो। आप क्या करो, देखो मैं बताता हूं आपको, एक सिचुएशन बताता हूं आपको मैं, रिकॉलिंग का एक सिचुएशन बताता हूं मैं आपको। आप कैसे अपने आप को बहुत अच्छे से बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। आप कहते हो भैया हम दिन भर पढ़ते हैं, हमें कुछ याद नहीं होता है, हम भी पढ़ते हैं बट हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो कि आपने पढ़ा क्या है। तो इसका एक सिंपल सा मेरे पास मेथड है जो कि मैं भी ट्राई करता था। ठीक है, मैं क्या करता था, नॉर्मली एक बार दो बार उस चीजों को, वो चीजें आप पढ़ लो जो आपको याद करनी है। ठीक है, एक बार दो बार नॉर्मली अच्छे से आप रीड करिए उसको जो आपको याद करना है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपको बुक कर देनी है बंद, आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप रेस्ट लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए जैसा आपने कुछ पढ़ा ही ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक ब्लैंक पेपर लीजिए जिसमें कुछ भी ना हो, और जितना भी आपने पढ़ा, ठीक है, और उसमें से आपको जितना भी याद हुआ है आप उसको लिखना स्टार्ट करिए। जितना भी आपको याद हुआ है, इवन उल्टा सीधा ऊपर नीचे जो भी आपको आ रहा है, जो भी आपने पढ़ा है उसको सीधा सब कुछ उठा के उस पेपर पे डाल दीजिए और उसको ऐसे भरिए कि उसमें कुछ जगह ही ना बचे और कुछ लिखने की। ठीक, तो इससे होगा क्या, आपकी रिकॉल पावर, आप एक बार दो बार तीन बार कंफ्यूज हो गए कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके साथ में, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा होगा। बट जब आपको प्रेशर लगेगा ना कि भाई नहीं यार अभी तो पढ़ा है, इतना भी तो वीक नहीं हो सकता हूं मैं, थोड़ा तो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जब ऐसे माइंड को टारगेट करोगे ना, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए स्टार्ट करोगे ना, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, है ना। फिर आपको अच्छा लगेगा कि अरे हाँ यार ये तो अच्छी चीजें हो रही हैं हमारे साथ, है ना, भैया ने सही बोला था यार, थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं। तो आप धीरे धीरे उस चीज को क्या करोगे, तो अपने लाइफ में, अपने डेली एक्टिविटी में उसको एक्वायर करते जाओगे। ठीक, और जैसे जैसे आप उन चीजों को एक्वायर करते जाओगे, आपका ये डेली रूटीन बनता चला जाएगा। ठीक, तो होगा क्या, इससे आपको फिर उन चीजों पे फोकस करनी है जो चीजें आपको नहीं याद हो रही हैं। आप क्या करते हो, आपने एक बार याद किया लिखना, उसको स्टार्ट किया, आप फिर से कहीं भूल गए, फिर से आप लेके बैठ गए, फिर से स्टार्टिंग से ये याद करना, ऐसा नहीं करते। जो चीजें भूल रहे हो सिर्फ वो चीजें दोबारा से रिकॉल करिए। पहले कोशिश करिए कि रिकॉल हो जाए, गलत ही आया, थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है, उसको रिकॉल कर दिया। ठीक, तो वो आपके माइंड में अगर एक बार रिकॉल होना स्टार्ट हो गया, ये प्रोसेस आपने एक बार इनबिल्ड कर लिया ना, फिर भाई लाइफ मक्खन हो जानी है। 100% बोल रहा हूँ, लाइफ मक्खन हो जानी है। ठीक, मैं सिर्फ बायो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सबकी बात कर रहा हूँ। मैथ्स में बेसिकली, केमिस्ट्री में बेसिकली, और फिजिक्स में इन सब न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं, थ्योरीज को पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल्स पे आ गए। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा तो फिर थ्योरी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, थ्योरी पढ़ो न्यूमेरिकल करो, थ्योरी पढ़ो, ऐसा नहीं करते हैं भाई। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी आपको सिर्फ एक बार पढ़नी होती है, थ्योरी सिर्फ एक बार पढ़नी होती है। बोलो एक बार, थ्योरी सिर्फ एक बार पढ़नी होती है ना। थ्योरी सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ लो आप, चलो 2 बार पढ़ लो आप। ठीक, उसके बाद आपको रिकॉल पावर आना चाहिए कि अगर बुक बंद है, हाँ मैंने ये चीजें यहाँ पे पढ़ी थी, इसमें ऐसा नहीं ऐसा होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, टाइम को उधर रख देंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। हाँ ऐसे, ये होती है रिकॉलिंग पावर, ये होती है रिकॉलिंग पावर, ऐसे करके। ठीक, तो अगर आपका क्वेश्चन बच रहा है ना, तो आप थ्योरी मत पढ़ो, नहीं, आपको क्या करना है, सवाल लगाना है। जितने टाइप के आप सवाल लगाओगे, जितने टाइप के आपके सवाल होंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा बिल्ड होता जाएगा। बायो में भी ऐसा ही है, रटने की जरूरत नहीं है। बायो कहते हैं रटने वाले सब्जेक्ट है, अरे रटने की सब्जेक्ट नहीं है भाई, तुम डॉक्टर हो गए यार, है ना। अगर तुमने 11th 12th में बायो लिया, 11th में बायो लिया, आपने नीट का पेपर दिया, आप डॉक्टर बनने वाले, क्या डॉक्टर कभी रट के बोलेगा, है ना। डॉक्टर अगर रट के डॉक्टर बोला ना तो बोलेगा हाँ आए हैं, अब क्या दिक्कत है, तो भाई तू डॉक्टर क्यों है फिर, है ना। अगर उसको ही सब कुछ बताना है तो तू डॉक्टर इस बात का है। तो हम आलसी नहीं होते हैं, है ना, और बायो रटने वाली चीज नहीं होती। क्लियर। ठीक, सबसे मेन चीज बायो रटने वाली चीज होती ही नहीं है। क्लियर है इतना। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं अपने। तो आपको पढ़ना कैसे है, मैंने आपको बता दिया, एक सादा पेपर लीजिए, उस पर आप जितना भी आपको आता है वो सारा चीज लिखते जाइए। एट लास्ट देखिए आप उसमें क्या चीजें आप भूल रहे हैं, क्या चीजें आपको रियली में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, और क्या चीजें आप मिस कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो चीजें आपसे मिस हो रही हैं उसको दोबारा से रिकॉल करिए, दोबारा से पढ़ने की कोशिश करिए
और लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। अब एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी की बात करते हैं। तो वायरस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो कि ना तो लिविंग था ना तो नॉन लिविंग था। क्लियर? ठीक। तो एक्सेप्शन जो था वो क्या था आपका? वायरस था। अब बात करते हैं हम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। आज का पहला टॉपिक हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो आई होप अभी तक आपने पिछला लेक्चर पढ़ लिया होगा, दोनों ही लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे और सारे आपके डाउट्स जो पहले के रहे होंगे, कुछ चीजें आपने नहीं सीखी होंगी, बहुत सारी एक्साइटेड चीजें आपने जानी होंगी अपने लाइफ में कि कैसे हम नॉन लिविंग को ग्रो करवा सकते हैं या ग्रोथ होती भी है कि नहीं होती है। ये सारी चीजें मैंने लास्ट 2 लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, वो है हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है यार। चलो, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भैया, है ना? आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, यूनी का क्या मतलब होता है? शिट यार, क्या आवाज कर रहा है भाई। डोर लॉक करना। आई एम सो सॉरी। यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है आपका सिंगल। यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। यूनी का मतलब क्या है भाई? तो यूनी का क्या मतलब होता है? यूनी का मतलब होता है आपका सिंगल, यानी कि वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे? ऑर्गेनिज्म मेड अप फ्रॉम सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल से मिलकर के बने हुए हैं, उन्हें आप क्या कहोगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप फ्रॉम सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है भैया, समझ गए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या बस इतना काफी है? ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? आपने अमीबा का नाम सुना होगा, AMOEBA, अमीबा का नाम सुना होगा। ठीक है, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, MECIUM, पैरामीशियम का नाम सुना होगा। एंड और क्या होगा? यूग्लिना का नाम सुना होगा। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या हैं? आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, आप लोगों ने इसका नाम सुना है? एग? क्या एग भी है क्या? है ना? हाँ, एग भी क्या है? एक यूनिसेलुलर है ना? जब हेन जो होता है, हेन वो हैच करती है एग्स को, अंडे देती है, हैच करती है, अंडे देती है। ठीक है, तो जब तक उसमें से वो जो चिक्स होते हैं, जब तक उसमें से वो चूजे होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक अपना वो सारा का सारा लाइफ प्रोसेस वो सिंगल सेल के अंदर ही करते हैं, है ना? जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं, एक्चुअली में जब तक वो चिक्स उसमें से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक आप बताओ, क्या उनको आप खाना खिलाने जाते हो? क्या आप उनको पानी पिलाने जाते हो जब तक वो बच्चे उस अंडे के अंदर रहते हैं, है ना? क्या वो मुर्गी जो है, जो भी हैन है, क्या वो उनको खाना खिलाने जाती है? नहीं। वो क्या करते हैं? वो अपना लाइफ का सारा जो भी प्रोसेस होता है ना, वो आपके उन्हीं सेल के अंदर करते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने लाइफ के सारे प्रोसेस एक ही सिंगल सेल के अंदर कर सकते हैं। मतलब ऐसा लिख सकता हूं कि लिविंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, या फिर कैसे लिखा सकता हूं इसको मैं? सिंगल सेल organisms can perform all life functions within single body, मतलब
एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ का हर वो लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है, या लाइफ फंक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था आपको। लाइफ फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आपका रिस्पायरेशन, RESPIRATION रिस्पायरेशन, देन आपका न्यूट्रिशन, देन आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन, एंड एट लास्ट ये हो जाएगा आपका एक्सक्रीशन। ठीक, तो ये सारे प्रोसेस एक ही सेल के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक है, अच्छा, इनका जो ओरिजिन जो है, क्या वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? क्या मतलब है इसका भैया? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ सेल से मिलकर के बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या भैया हमारा भी बॉडी सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो क्या हमें भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा? नहीं। ह्यूमन या फिर एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो सिर्फ सेल से मिलकर के नहीं बनती है। हमारी बॉडी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनी हुई है। ठीक, जो ह्यूमन का आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है, आई एग्री, स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारी बॉडी का वो सेल ही है, बट इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होता है। ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इनके अंदर आपको ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर है इतना? ठीक, तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? सेलुलर लेवल का होता है। और हमारा यानी कि एनिमल्स का और फिर ह्यूमंस की अगर बात करें तो हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? वो आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से ये होल बॉडी, पूरी बॉडी मिलकर के ये चारों प्रोसेस करती है। और हमारी बॉडी के अंदर हर एक फंक्शन को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लाइक हार्ट ब्लड पंप करता है, और आपका लंग्स एयर को फिल्टर करता है, लिवर, किडनी, स्टमक, है ना, सारे का प्रोसेस अलग अलग होता है। क्लियर है इतना? चलिए, वो आगे का टॉपिक है, आगे देखेंगे। तो यूनि का मतलब सिंगल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं उनको कहेंगे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन एग्जांपल हो जाएगा आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इवन फंगी वगैरह भी होते हैं। आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें फंगी वगैरह भी होते हैं आपके। ठीक है, कुछ फंगी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फंगी होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, आप ऐसे फंगी मत लिखिएगा, सम फंगी लिखिएगा, सिर्फ कुछ ही होते हैं, नॉट ऑल फंगी, सम फंगी। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं। क्लियर? ठीक है, और सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने लाइफ का सारा फंक्शन उसी एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर है इतना? चलिए, अब आते हैं मल्टीसेलुलर पे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करिएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे तेरी, इसको क्यों मिटा दिया भाई? इसको क्यों मिटा दिया? है ना, इसको क्यों मिटा दिया? ऑर्गेनिज्म ही मिटा दिया है भैया, ऑर्गेनिज्म ही मिटा दिया। चलो, तो अब बात कर लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ये क्या है भैया? अब नाम से तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, मल्टी का मतलब कई सारे, है ना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। मल्टी का क्या मतलब है? मल्टी का मतलब है कई सारे, ठीक है। मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक। और सेलुलर का मतलब होता है आपका सेल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी?
दोज ऑर्गेनिज्म, या फिर ऐसा लिख लें ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मेड अप फ्रॉम, ऑर्गेनिज्म मेड अप फ्रॉम टू और more cells, are called multicellular organism, are called multicellular organism कहते हैं इसे। क्लियर है? ठीक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दो या दो से अधिक सेल से मिलकर के बनते हैं उन्हें आप क्या कहोगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहोगे। जो दो या दो से अधिक सेल से मिलकर के बने हुए हैं उन्हें आप क्या कहोगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहोगे। बिल्कुल कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एक मिनट में रिफिल कर लेता हूं थोड़ा सा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपके दो या दो से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसको और भी कुछ कह सकते हैं? हाँ, ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल द मल्टी सेलुलर organism, all the multicellular organism have similar origin। इनका जो origin होता है वो कैसा होता है? सिमिलर होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी गलत कैसे करती है। सुनो, may have similar origin and have similar origin and similar and have similar function। अच्छा, क्या ऐसा होता है? क्या सेल का फंक्शन, सारे सेल्स का फंक्शन सेम हो सकता है? क्या सारे सेल्स का फंक्शन सेम हो सकता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपका। एक ब्लड सेल के बारे में मैं आपसे एग्जांपल ले लेता हूं। ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल आपने पढ़ा भी होगा, ब्लड के बारे में आपको पता भी होगा। इस ब्लड सेल का तीन कंपोनेंट्स होता है, तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स, PLATELETS, प्लेटलेट्स। आपको ये चीजें तीनों पढ़े होंगे आपने, है ना? रेड ब्लड सेल के बारे में भी पता होगा आपको, शायद डब्ल्यूबीसी के भी बारे में पता होगा आपको, और प्लेटलेट्स के बारे में भी पता होगा आपको। क्लियर है इतना? ठीक है, क्या तीनों का फंक्शन सेम है? मैंने एक ही सेल लिया, ब्लड सेल, उसके ये तीन कंपोनेंट्स है, क्या तीनों का फंक्शन सेम है? देखिए, आपको पता होगा जो ये आरबीसी है इसका जो नाम होता है वो होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक, अच्छा ठीक है भैया। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी का नाम है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, बेसिकली इसे इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, ERYTH, इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इसे। ठीक, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, LEUCO, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल, इसका जो फंक्शन होता है, बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये क्या करता है? ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से। ठीक है, वेरी गुड। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स का काम होता है आपकी ब्लड को मेंटेन करना, है ना, इसमें वाटर का मेंटेनेंस करना। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम।
क्या, अच्छा छोड़ दो ये दोनों, क्या इन दोनों का ही सेल का देख लीजिए आप, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या दोनों का काम सेम है, एक ए टाइप के सेल है, उनकी ओरिजिन क्या है, ब्लड सेल से हुई है, लेकिन क्या इनके फंक्शन सेम है, एक का नाम है एक का काम है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे का काम है प्रोटेक्शन, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है, हैविंग सिमिलर फंक्शन। क्या होता है इनका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। एक बहुत बड़े टीचर हैं, एक मेरे से, मतलब मैं तो उनका अभी 0.1% भी नहीं होऊंगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बहुत बड़े टीचर हैं, उनको पता नहीं कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं। मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे उनका नाम लेता हूँ, मिस्टर विपिन सर की बात कर रहा हूँ मैं, विपिन शर्मा। वो क्लास भैया वो नीट लेवल तक को पढ़ाते हैं, है ना, आई थिंक एक फैकल्टी है उसके, वो सबसे बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। इवन बायो का मैं कहूंगा मेरे लिए वो सबसे बेस्ट टीचर है, ठीक है, मैंने उनसे ही पढ़ा है। तो मैं इसको थोड़ा गलत मानता हूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा गलत मानता हूं, मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करता हूं क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज कोई भी कंट्रोवर्सी मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सारी चीजें कह रहा हूं और ये सारी चीजें समझा रहा हूं, जिससे आपके माइंड में अभी से ही जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है, मैं इसे बिल्कुल भी पूरी तरीके से गलत मानता हूं, मेरे लिए ये चीज गलत है, ठीक, मैंने आपको बता दिया कैसे। अब देखिए, मैं कहता हूं कि ऑल द multicellular organism, all the multicellular organism have similar in origin, similar in origin बिल्कुल होता है, सबकी ओरिजिन जो होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है, एक से ही होती है, बट their functions may or may not have, their function may or may not have, may or may not be similar। उनका फंक्शन सिमिलर हो भी सकता है और सिमिलर नहीं भी हो सकता है, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। एनसीईआरटी में तो यही लाइन लिखी हुई है, बट मैंने आपको बता दिया कि उसका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर नहीं होता है, क्लियर है इतना, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर इन ओरिजिन बाय, बट बाय नहीं होगा यहाँ पे, बट देयर फंक्शंस मे और मे नॉट बी सिमिलर, उनके फंक्शन सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इतना क्लियर हुआ। तो आई होप आपको मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है आपका शेप एंड साइज ऑफ सेल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द सेल के बारे में पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले हमें साइज के बारे में पढ़ना है इसमें, तो सबसे पहले जो हेडिंग होगी वो हम डालेंगे आपका साइज ऑफ सेल के बारे में, साइज ऑफ सेल के बारे में। अच्छा, क्या कोई बताएगा वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल कौन सा है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। पानी पिला दो यार थोड़ा सा, प्लीज यार पानी पिला दो भाई, बहुत तेज प्यास लगी है। ओके वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। मैं यहीं पे हूँ, पानी पी रहा हूँ भाई, बॉटल में मेरे पानी थोड़ा सा बचा हुआ था, मैं रिफिल करवा रहा हूँ उसको। वर्ल्ड का सबसे छोटा जो सेल है वो कौन सा है आपका, पानी पी दो भाई, है ना। चलिए पहला चीज लिख लेते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल एक तरफ आप लिखेंगे, स्मॉलेस्ट जो सेल है वो कौन सा है ना। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन सा है, वो है आपका PPLO है, PPLO, एलो डर्टी फेलो, है ना, एलो डर्टी फेलो नहीं, ये क्या है, प्लूरो। मैं इसको दूसरे क्लास से लिख देता हूं, एक सेकेंड। इसका नाम है प्लूरो निमोनिया
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको। मैं निमोनिया की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ यार, शायद गड़बड़ हो सकती है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PNEUM, PNE क्या था, PNEUMONIEA। वेरी गुड, ये मेरे नोट्स है भाई, ये नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स आपको मैं देने वाला हूँ ना, उसके ये नोट्स हैं। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है ये सबसे छोटा होता है। इसी का जो सेकंड नेम होता है उसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो एनसीईआरटी में, पिछले वाले जो पुरानी है, अभी जो एनसीईआरटी नहीं आई है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नई वाले की नहीं, पुराने वाले की जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है। फिगर में देखेंगे तो आपको 0.1 माइक्रोमीटर में दिखाई देगा, ठीक है। और 2 अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको 0.3 माइक्रोमीटर दिखाई देता है, ठीक। तो पीपीएलओ की जो साइज होती है वो होती है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर तक। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो भाई, है ना। आपके बाल से 10 गुना पतला, बाल की जो थिकनेस देखते हो अपना, उससे भी 10 गुना पतला हो जाएगा वो, पता नहीं और भी कितने टाइम्स हो सकता है वो, ठीक। तो स्मॉलेस्ट सेल आपका हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या भैया, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लार्जेस्ट सेल की। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की बात कर ले तो लार्जेस्ट सेल की भी बात कर लेते हैं। लेकिन भैया किसमें पानी दे दो भाई, बहुत तेज प्यास लगी है यार, उठाओ। लार्जेस्ट सेल की बात कर लेते हैं, लेकिन लार्जेस्ट सेल किसमें, प्लांट में या एनिमल में? लार्जेस्ट सेल किसमें, प्लांट में या फिर एनिमल्स में? तो सबसे पहले हम एनिमल्स में बात कर लेते हैं, है ना। एनिमल्स में बात कर लेते हैं। एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो लार्जेस्ट सेल है, जो आपका सॉरी आई एम सो सॉरी, जो लार्जेस्ट सेल है आपका एनिमल्स के अंदर, वो क्या है आपका, वो है आपका ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच एक्सेल। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। आई एम सो सॉरी। इसका जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेट 16 सेंटीमीटर के आसपास में होता है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर के आसपास में होता है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स के अंदर भैया ऐसा कौन सा सेल है जो सबसे बड़ा है? आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, सब पहली बार नाम सुनने जा रहे होंगे आप लोग। एसिटा ब्यूलेरिया, RIEA, एसिटा ब्यूलेरिया। इसका जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेट आपका 10 से मैं देख लेता हूं एक बार, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो रहा है मैं क्या, एसिटा ब्यूलेरिया, इसका जो साइज होता है एग्जैक्टली ये अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर का होता है, 6 to 10 सेंटीमीटर का होता है, 6 to 10 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमने लार्जेस्ट पढ़ लिया, स्मॉलेस्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट के बारे में। लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? अब फिर से वही क्वेश्चन भैया, एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में, है ना। तो अगर लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सेल है, एनिमल्स और प्लांट्स और दोनों एक साथ में बता देता हूं आपको, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक साथ ही बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है आपका नर्व सेल, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के आसपास में होती है, 1 मीटर अप्रोक्स होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूं, 1 मीटर अप्रोक्स में होता है, ठीक। अच्छा, प्लांट्स में भैया लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? एक सेल होता है जिसका जो नाम होता है वो होता है हेम्प फाइबर। इसका जो साइज होता है
वो अप्रोक्सीमेट 0.9 मीटर से लेकर के 0.9 मीटर से लेकर के 4.6 मीटर तक होता है। 0.9 मीटर से लेकर के 4.6 मीटर तक होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सॉरी यार, ह्यूमन सेल के बारे में। ह्यूमन सेल, नॉर्मल ह्यूमन सेल के बारे में। तो ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो इसका जो साइज होता है, ह्यूमन सेल की जो साइज होती है वो कितनी होती है? ह्यूमन सेल का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेट 20 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर तक होती है। 20 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, अच्छा सॉरी। और ह्यूमन सेल के अंदर कई सारे टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि आपका क्या कह सकते हो, मसल सेल्स हो गया आपके, और भी बहुत सारे सेल्स हैं, मुझे एक्चुअली में अभी उतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस पे फोकस करते हैं। जो ह्यूमन सेल है मेनली आपका ये आपका 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है यार, गला सूख रहा है। हाँ, मैं ह्यूमन सेल्स के बारे में बताता हूँ। ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, मसल सेल्स हो गए, फैट सेल्स हो गए, ये सारे जो सेल्स होते हैं वो आपके ह्यूमन सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी और डिटेल में मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक मेरे गले में आवाज आ रही है यार। चलो, तो आपका साइज ऑफ सेल की बात कर रहा था मैं। तो स्मॉलेस्ट सेल जो था वो आपका क्या था? पीपीएलओ था, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म था, जिसका जो सेकंड नेम है वो आपका क्या है? माइकोप्लाज्मा है, जिसकी जो साइज है वो क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर तक है। ठीक है, नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल की बात कर लेते हैं। तो भैया लार्जेस्ट सेल में आप एनिमल्स के बारे में बताओगे या प्लांट के बारे में बताओगे? जिसके बारे में पूछ लो भैया, जिसके बारे में पूछ लो तो मैं सबके बारे में बताऊंगा, है ना। तो एनिमल्स की बात करें तो वो क्या है? वो ऑस्ट्रिच एक्सेल है। वो क्या है? अरे यार गला दर्द कर रहा है भाई। ऑस्ट्रिच एक्सेल है आपका लार्जेस्ट जो सेल है एनिमल के अंदर, वो ऑस्ट्रिच एक्सेल है। वो क्या है? वो उसकी जो साइज है वो क्या है? अप्रोक्सीमेट 16 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। ठीक, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक नया नाम आपने आज सुना है, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, एसिटाब्यूलेरिया। एसिटाब्यूलेरिया एक सेल होता है जिसकी जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेट 6 to 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉन्गेस्ट सेल। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो आपका होता है नर्व सेल, जिसकी जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के आसपास में होती है। ठीक है, और यही अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो आपका लॉन्गेस्ट सेल होता है वो आता है आपका हेम्प फाइबर, जिसका जो साइज होता है वो 0.1 मीटर से लेकर के 4.6 मीटर तक अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक, नेक्स्ट ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेट 20 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर तक होता है। तो आई होप ये साइज आपको समझ में आ गया होगा सेल का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शेप ऑफ द सेल के बारे में। चलिए, हमें पढ़ना है इससे शेप ऑफ द सेल। इससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। मैं लिख देता हूं, यहां पे नीचे लिख देता हूं, अगर आपको दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ओवम सेल। क्या होता है? ओवम। वो होता है आपका ओवम सेल। वो क्या होता है मैं देख लेता हूं एक बार, कैमरे में आ रहा है या नहीं। हाँ, आ रहा है। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है? आपका ओवम सेल होता है। ठीक है, जो कि आपका किस में पाया जाता है? फीमेल्स में, जो कि आपका फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक, चलिए ठीक है भैया। नेक्स्ट, अब लार्जेस्ट पढ़ा है तो स्मॉलेस्ट की भी बात कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं। अगर स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं, तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका स्पर्म। क्या होता है? वो होता है आपका स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो कि किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ठीक, तो ये थे आपके कुछ साइज ऑफ द सेल्स के बारे में जो कि आपको बताना जरूरी था, और इतने सारे सेल्स के बारे में मैंने साइज के साथ में आपको
लिख करके दे दिया है। क्लियर है इतना? चलिए अब हमें पढ़ना है शेप ऑफ द सेल के बारे में। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना क्या है? अब हमें पढ़ना है शेप ऑफ द सेल के बारे में। तो चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और शेप ऑफ द सेल के बारे में पढ़ते हैं। आइए, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं शेप ऑफ द सेल के बारे में पढ़ना। ठीक है, एक एक करके लिखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका, सबसे पहला है RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। नेक्स्ट और किसके बारे में? नर्व सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। नर्व सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, नर्व सेल। ठीक है, देन आपका लीवर सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, लीवर सेल। ठीक है, देन आपका लीवर सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, WBC हो गया, RBC हो गया। और क्या पढ़ लें? और किसके बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में? और भी कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, मसल सेल्स, मसल सेल्स के बारे में देख लेते हैं। मसल सेल्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं आपको और बताते चलते हैं। सबसे पहला है आपका RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में। इसका जो शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव नेचर का। ठीक है, ये होता है आपका ओवल एंड बाइकॉनकेव, राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है इसका। ठीक है, राउंड एंड बाइकॉनकेव नेचर होता है। बाइकॉनकेव का मतलब क्या होता है भैया? बाइकॉनकेव का मतलब, आप लोगों ने वो कैरम की गिट्टी देखी है? कैरम की गिट्टी है ना, कैरम की जो गिट्टी होती है ऐसे होती है और बीच में ऐसे छोटा सा ऐसे दबा हुआ सा होता है ना, बीच में ऐसे दबा हुआ होता है ना, तो वो ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ी मोटी बन जाती है। ठीक, वो ऐसा होता है तुम्हारा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल। बेसिकली ये अमीबॉइड शेप का होता है, IDE, अमीबॉइड शेप का होता है। अमीबॉइड का मतलब, अमीबा देखा है आप लोगों ने? अमीबा क्या होता है? अमीबा क्या होता है? इसका कोई शेप ही नहीं होता है, इसका कोई शेप नहीं है, वो कैसे भी बन सकता है। हो सकता है ये अमीबा है ना, हो सकता है ये अमीबा हो सकता है कुछ ऐसे 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 हो। ठीक, अमीबा कैसा भी हो सकता है। ठीक, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो WBC जो होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं? अमीबॉइड शेप कहते हैं। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट आता है आपका नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है वो आपका होता है इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड होते हैं, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, लीवर सेल क्या है आपका? लीवर सेल जो होते हैं वो आपके पॉलीगोनल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं। ठीक है, लीवर सेल जो होते हैं आपके पॉलीगोनल होते हैं। मसल सेल्स क्या होते हैं? ये स्पिंडल शेप के होते हैं। ये क्या होता है? स्पिंडल शेप के होते हैं। भैया आपके पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कैसे बताओगे हमें, है ना? स्पिंडल शेप के होते हैं, कैसे बताओगे भाई? अपने पास सारा जुगाड़ है, डोंट वरी। अभी तो मैं खैर इस पर बना देता हूं, इसके साथ साथ मैं आपको इसके फिगर्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यही आपके अलग अलग टाइप्स के सेल हैं। जितने भी यहाँ पे नाम लिखे गए थे वो सारे सेल्स आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, चल, तो अमीबॉइड की अगर बात करूं तो इसका तो कोई शेप ही नहीं है। अच्छा, इलोंगेटेड एंड ब्रांच की बात करता हूं तो अब यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे बना भी देता हूं थोड़ा सा। ये कुछ ऐसा होता है, जो नर्व सेल होता है ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल जाती है। ठीक है, जो कि ऐसे 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 नर्व एंडिंग बना देता है। ठीक, और ये करता है, ये ऐसे सॉरी, ये ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं।
ये क्या बना दिया मैंने, अरे ऐसा थोड़ी होता है, बक। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इस पे फिर डेंड्रॉन्स और डेंड्रॉइड्स लगे होते हैं ऐसे ढेर सारे, ठीक। डेंड्रॉन्स और डेंड्रॉइड्स लगे होते हैं ऐसे, ठीक। ये हो गए आपके डेंड्रॉन्स और डेंड्रॉइड्स। और इसके ऊपर छोटी छोटी माइलिन शीथ होती है, ठीक है। इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर कुछ ऐसे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और बीच में यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। अभी मैंने एक रफली फिगर आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लीवर का शेप आपने देखा होगा। लीवर का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक ये लीवर का शेप होता है, मैं उनके सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो लीवर का सेल जो होता है वो पॉलीगोनल होता है। पॉलीगोनल का मतलब जिसमें कोई एज ही ना हो, जिसमें कोई किनारा ना हो, कई सारे, सॉरी, जिसमें कई सारे किनारे हो। पॉली का मतलब होता है कई सारे, ठीक। जिसमें कई सारे किनारे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगोनल। और लास्ट आपका स्पिंडल शेप। स्पिंडल जो शेप होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है, वो आपका कुछ ऐसा होता है। इसको कहते हैं स्पिंडल शेप, इसको कहते हैं स्पिंडल शेप, ठीक। ऐसा होता है स्पिंडल शेप। तो बाई एंड कॉनकेव जो होता है वो आरबीसी, राउंड एंड बाई कॉनकेव जो होता है वो आरबीसी होता है। अमीबॉइड का कोई शेप नहीं होता है। इलोंगेटेड और ब्रांच होता है आपका नर्व सेल, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, मैं इसको अब क्या बताऊं थोड़ा अच्छे से बनाने के चक्कर में। कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। इस पे सिनेप्स लगे होते हैं। जब इसको पढ़ाऊंगा तो कायदे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। टिश्यू में है ये आपका, ठीक। लिवर सेल्स आपके पॉलीगोनल होते हैं एंड फिर स्पिंडल शेप जो होता है वो आपको मसल सेल्स ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक। तो ये कुछ टाइप्स के सेल्स हैं शेप के, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और वो सारे सेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं और आपके स्क्रीन पे भी वो सारे सेल्स के फिगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, तो अभी थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो रही है और टाइम भी अप्रोक्सीमेट 12 बजे के कुछ मिनट हो रहा है, नहीं सॉरी 11:57 हो रहा है, ठीक है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे गले में खराश हो रही है। तो आज का लेक्चर अभी यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और उसके बाद फिर हम वहीं से अपना स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे, सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। क्लियर। सो तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। अपने यशु भैया को ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और लेक्चर्स आगे लेके आते रहें। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल।